हम लोग का जो ऑनर्स पेपर सेमेस्टर 4 में है, थर्ड में है, वो पहला पेपर हम लोग का है एचआरएम। तो एचआरएम जो होता है, ये शब्द आया कहां से? ये हमारा मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। जब हम लोग 12th में पढ़े थे तो वहां हम लोग का एक पेपर था कंट्रोलिंग, ठीक है, डायरेक्शन भी पढ़ता। तो डायरेक्शन में एक वर्ड था हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग का मैनेजमेंट का पार्ट है, और मैनेजमेंट जो होता है ये हमारा बिजनेस का पार्ट होता है। एचआरएम इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए। तो एचआरएम को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है बिजनेस क्या होता है, जो 11 से हम जान रहे हैं, जो कंटेंट 11 से जान रहे हैं कि भाई बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्क को जब हम करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के आधार पे जब हम ट्रांजैक्शन वर्क करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में जब हम मनी अर्न करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बिजनेस कहते हैं। जो बार बार कंटेंट आता है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, इट मींस इकोनॉमिक देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। आर्थिक क्रिया मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें केवल मनी के द्वारा प्रोडक्ट को सेल करें, मतलब जहां पे अर्निंग हमको मनी हो, क्या हो। दूसरा होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी हमारा एक्टिविटी जो होता है मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसके तहत मोटिव हमारा अर्निंग नहीं होता है, मोटिव होता है सोशल एक्टिविटीज, समाज कल्याण के लिए कार्य करना। तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं इसमें एक वर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट, जो उस वर्क को बेनिफिट्स, उस वर्क को और डेवलप करने में सहयोग प्रदान करता है। तो कंटेंट जानेंगे बिजनेस, बिजनेस दो वर्ड हो गया, इकोनॉमिक देन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम जो भी बिजनेस करते हैं, जिस प्रकार का भी कार्य करते हैं जिससे हमें मनी अर्न होता है, वो हम लोग का बिजनेस होता है। लेकिन उसी एक्टिविटी को चार चांद लाने का काम हमारा करता है मैनेजमेंट। क्या करता है मैनेजमेंट? जो होता है ये नाम से पड़ता है कि किसी भी वर्क को जब एक रूटीन वाइज में, जब उसको प्लानिंग वे में करते हैं, तो हमारा जो कार्य होता है उसमें चार चांद लग जाता है, और वो चार चांद ही जो है उसका नाम होता है मैनेजमेंट। मतलब उस कार्य को जब आप कर रहे हैं और करने से पहले जब उसको अपने स्किल के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे उसको आप कंप्लीट करते हैं, तो वो वर्क और अच्छे से हो पाता है। किसी भी वर्क को जब कोई कारीगर अपनी योग्यता के आधार पे, किसी क्षमता के आधार पे उस कार्य को करता है, तो उसका कार्य और निखार होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसको जो फर्नीचर काम करता है, मान लीजिए एक कारीगर है जो कारपेंटर, जिसको फर्नीचर काम करता है, लेकिन जब वो कार्य शुरुआत करता है तो उसको कार्य की जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन जब वो क्या करता है, किसी दूसरे सीनियर मैनेजर के, सीनियर कारपेंटर अंदर रहता है, तो वो जब क्या करता है, वहां पे काम सीखता है। काम सीखने के दौरान जब वो उस नॉलेज को सीखने के बाद कुछ समय के बाद उस कार्य को अपने तरीके से करता है, तो कार्य उनका और सक्सेस हो पाता है, क्योंकि वहां पे उस ट्रेनिंग का वो यूज कर रहा है, उस ज्ञान का वो यूटिलाइज कर पा रहा है। क्योंकि वो कार्य उसका और डेवलप तभी हो पाएगा जब उसने अपने स्किल को प्रेजेंट कर रहा है। स्किल को प्रेजेंट करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक मेरा कार्य जो होता है अच्छे से हो पाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को क्लियर किया जाता है, मतलब संपन्न किया जाता है या संपन्न करवाया जाता है। कार्य करना या करवाना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट कहता है हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट कहता है हमारा पार्ट है एचआरएम, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 वर्ड से बना हुआ है, एक मानव, एक प्रबंध और एक संसाधन। तो एचआरएम को डील करने से पहले सबसे पहले ये 3 कंटेंट को डील कीजिएगा। ये मानव होता है क्या है, तो हम जानते हैं कि बिजनेस इज ह्यूमन एक्टिविटी। किसी भी कार्य को करने वाला पर्सन एक व्यक्ति ही होता है, जिसमें अपने ज्ञान होता है, जिसके पास अपना नॉलेज होता है, जिसके पास अपना क्षमता होता है, जो अपने स्किल के आधार पर उस कार्य को करता है। वह व्यक्ति ही जो होता है जो कार्य की शुरुआत कर पाता है। दूसरा होता है हमारा प्रबंध। प्रबंध मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो जानकार है, वह व्यक्ति जो नॉलेजेबल है, वह व्यक्ति जिसमें अपनी योग्यता को, जिसमें उस कार्य को करने की योग्यता है, वह उस कार्य को करता है या करवाता है, तो वो प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है सर? और रिसोर्स मतलब होता है कि उस व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति मतलब मानव,
उस व्यक्ति द्वारा अपनी कौशलता का प्रयोग करके सभी रिसोर्स का, सभी संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करके कार्य को डेवलप करना ही कहलाता है मानव संसाधन प्रबंध। यदि किसी भी सेक्टर में यदि मानव संसाधन प्रबंध नहीं होगा, मतलब एचआरएम नहीं होगा, तब तक उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस का जो सेकंड हैंड होता है वो एचआरएम होता है। किसी भी एम्प्लॉय को नियुक्त करना, सैलरी देना, पीएफ देना, डीए देना, मतलब उसको ज्वाइनिंग देना, रिटायरमेंट करना, मतलब सारा काम जो होता है उसी व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो व्यक्ति उस फर्म को चलाने का काम कर रहा है। मतलब व्यक्ति को नियुक्त करना है तो वही करेगा, और उस व्यक्ति को अगर फर्म से रिटायर भी करना है तो उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यदि न्यू फर्म में कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्शन के तहत जितना भी यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता है उसको सही से प्रयोग करने के लिए वही व्यक्ति बताएगा कैसे इसको कंप्लीट करना है। बिना एचआरएम का कोई कार्य डेवलप। एक परिवार हमारा हैप्पीनेस, खुशहाल तभी हो पाता है जब एक मुखिया के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के आधार पे परिवार के सदस्य उन कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। उसी प्रकार एक फर्म में, किसी बिजनेस में एक व्यक्ति होता है जिसकी बातों को सभी एम्प्लॉय मानते हैं और उनके अनुसार कार्य को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि यदि उनकी बातों को सभी वर्कर एम्प्लॉय मानते हैं तो ऑटोमेटिक हर वर्कर क्या होता है, हर कर्मचारी क्या होता है, अपनी अपनी स्किल को सही रूप से प्रेजेंट कर पाते हैं और हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक रन कर पाता है। क्या बिजनेस रन करने का सबसे मेन जो फैक्टर होता है, मेन, वो एचआरएम का ही होता है, क्योंकि एचआरएम ही क्या करता है कि अपने स्किल के आधार पर काम करता भी है और करवाने की क्षमता रखता है। अब हमारा एचआरएम हो गया भाई, इसके नेचर्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो कहा जाए तो इसका फंक्शन जो होता है वो मैनेजमेंट का ही फंक्शन होता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, कैटेक्स हो गया, ये बेसिकली बिजनेस से ही रिलेटेड है। क्योंकि बिजनेस का जो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का जो कैटेक्स है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेम पॉइंट आपका एचआरएम का है। हमने स्टार्टिंग बताया कि एचआरएम इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस। व्यवसाय का जो गुण और विशेषता है, व्यवसाय का जो ऑब्जेक्ट है, वो सेम एचआरएम का ही ऑब्जेक्ट होता है ना। जिसमें हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है होता है, अगर एचआरएम के तहत सबसे पहला पॉइंट होता है एचआरएम का रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर कहा जाए तो सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही से प्रयोग करना। यदि किसी भी कंडीशन में एचआरएम में जो व्यक्ति होता है, जो अपनी योग्यता के आधार पे, अपनी कौशलता के आधार पे जब किसी वर्क को कंप्लीट करता है, तो कंप्लीट करने के दौरान उस फर्म के डेवलपमेंट के लिए, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए वह क्या करता है, जितने भी प्रकार के रिसोर्स है जिससे फर्म का डेवलपमेंट हो पाता है, उसका वो सही से यूज करता है या उसका यूज करवाता है अपने एम्प्लॉय के द्वारा, ताकि हमारा वेस्टेज ना हो, ताकि हमारा जितना भी फर्म में रॉ मटेरियल है वो डैमेज ना हो। उसके अंदर बहुत सारे वर्कर होते हैं, हर वर्कर अपनी अपनी योग्यता में कौशल होते हैं, उनके पास ये नॉलेज होता है कि हम उस कार्य को कैसे करें। जैसे हम लोग पढ़े थे टॉपिक में प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तहत सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क क्यों करते हैं? एचआरएम के अंतर्गत डिवीजन ऑफ वर्क करने से फायदा क्या होता है कि जो भी कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं, जो भी कार्य के अनुसार वर्कर होते हैं, वह वर्कर, वे एम्प्लॉय, वे मजदूर अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी कौशलता के आधार पे जो भी संसाधन होते हैं उसका सही से वो यूटिलाइज करके फर्म का डेवलपमेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है हमारा एचआरएम का यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रयोग करना ताकि हमारा डैमेजेस, वेस्टेज ना हो। दूसरा पॉइंट अगर कहा जाए, बेसिक पॉइंट जो हम लोग का माइंड में बताया, अपना एफिशिएंसी ग्रोथ होता है। हर वर्कर जब एचआरएम के तहत कार्य करता है या कार्य को करने की क्षमता रखता है, तो उस कार्य को जब वह बार बार करता है तो उसकी एफिशिएंसी, उसका नॉलेज जो होता है ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। एक एम्प्लॉय एचआरएम अंदर काम करता है, जब शुरुआत में ज्वाइन करता है तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जब वो कार्य को करते जाता है, बार रिपीटेड करते जाता है एक रिसाइकिल की तरह, तो ऑटोमेटिक वो काफी लर्नर हो जाता है, काफी नॉलेजेबल हो जाता है, काफी नॉलेज होता है, जिससे उसका वर्क जो होता है ऑटोमेटिक ग्रो कर पाता है। जैसे कि बता रहे थे इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो हमने बताया यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट बताया एफिशिएंसी ग्रोथ करता है। तीसरा पॉइंट कर सकते हैं या कर सकते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप कंट्रोलिंग अच्छे से कर पाते हैं, आप अच्छे से डायरेक्शन दे पाते हैं अपने एम्प्लॉय को कि काम को कैसे करना है।
अगला पॉइंट है, अच्छे इंप्लॉय को नियुक्त कर सकते हैं आप। यदि आप में एचआरएम का नॉलेज है तो आप जितने भी मार्केट में इंप्लॉयज होते हैं उसमें से जब सिलेक्शन करते हैं इंप्लॉय को अपने फर्म में कार्य करने के लिए, तो उसमें अच्छे वर्कर को आप नियुक्त कर सकते हैं, जानकार जिनके पास क्वालिफिकेशन होता है, ताकि फर्म का ग्रोथ हो। अगला पॉइंट दे सकते हैं टू अर्न प्रॉफिट, लाभ की प्राप्ति। अगला पॉइंट दे सकते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ, आर्थिक विकास। अगला पॉइंट दे सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में विकास। क्या बेसिकली बहुत सारा पॉइंट है, कर सकते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं, इसमें कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट, फंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं आप। मतलब एचआरएम के अंतर्गत जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो सेम कंटेंट आपका बिजनेस का ही कंटेंट कहलाएगा, जिसमें कुछ पॉइंट है, हम बोल रहे हैं, पॉइंट सुनिएगा, पॉइंट सुनिएगा सर। इंक्रीजिंग साइज ऑफ वर्कफोर्स, श्रम शक्ति का बढ़ता आकार। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन एजुकेशन लेवल, शिक्षा के स्तर में वृद्धि, टेक्निकल एडवांसेस, प्रौद्योगिकी विकास, चेंजिंग इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राजनीतिक वातावरण वृद्धि, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सूचना तंत्र में अगला कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, श्रमिकों की भर्ती करना। अगला कह सकते हैं ट्रेनिंग ऑफ लेबर, श्रमिकों को प्रशिक्षण देना। अगला कह सकते हैं कि वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना। अच्छा एचआरएम रहेगा कंट्रोल, तो मजदूर को अच्छा उसके काम के अनुसार चार्ज पे करेंगे। जितने एम्प्लॉय होते हैं, जितने वर्कर होते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार उसका आप क्या करेंगे, रेमुनरेशन देंगे, उनको पारिश्रमिक देंगे, ताकि वो कार्य को अच्छे से, अगर कोई एम्प्लॉय आपको ज्यादा समय देता है बिजनेस में, तो उसको आप बोनस दीजिएगा, इंक्रीमेंट दीजिएगा, ताकि वो कार्य को और अच्छे से कंप्लीट कर सके। अगला बोल सकते हैं हमारा वेलफेयर वर्क फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी। कभी कभी क्या होता है, अपने फर्म में डेवलपमेंट के लिए जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको मेडिकल सर्विसेज देते हैं, तो क्या होता है उनमें बेनिफिट होता है कि वो कार्य को और अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनमें ये कभी कभी सोच होता है कि हमारे फर्म के जो मैनेजमेंट करता है, ऑनर है, उनके द्वारा कुछ ऐसा कभी फंक्शन रखा जाए, ऐसा ऐसा हमारे लिए कुछ मीटिंग रखा जाए, ऐसे ऐसे नॉलेजेबल बात रखा जाए, जिससे क्या हो, हमारे नॉलेज को वृद्धि भी हो, हमारे ज्ञान का विकास भी हो, और हमारे सुरक्षा के लिए कुछ सेफ्टी वेलफेयर चलाया जाए, कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे हमारा क्या हो, ग्रो कर पाए, हमारा ग्रोथ उसके। अगला कह सकते हैं हम लोग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मतलब क्या होता है, यदि कोई पद खाली है तो एनालाइज करते हैं भाई उस पोस्ट में कितना पोस्ट खाली है, वहां कितना पोस्ट हमारे डिपार्टमेंट खाली है, ताकि उसी एनालाइज के आधार पे वहां पे रिक्वायरमेंट करते हैं। उसके बाद कह सकते हैं हमारा, मतलब एक लाइन में कहिए तो एचआरएम का मेन ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ फर्म का, और फर्म का विकास डिपेंड करता है लेबर पे। अगर आप लेबर के ग्रोथ देखते हैं तो ऑटोमेटिक फर्म क्या होता है, ग्रो कर पाता है। अब आता है इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन जो होता है, इसका फंक्शन आपका सेम आपका मैनेजमेंट की फंक्शन दे रहा है। बिना कार्य का, बिना फंक्शन का किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता है। यदि आप अपने फंक्शन को हमेशा अपडेट रखते हैं, हमेशा चेंजेबल करते हैं, उसको बदलाव लाते हैं, तो आपका फर्म ऑटोमेटिक रन कर पाता है। जिस प्रकार मैनेजमेंट का 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, प्रॉफिट टेलर के अनुसार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन। सेम ये पॉइंट आता है आपका एचआरएम में भी। एचआरएम में फंक्शन प्लानिंग क्या है, तो हाँ उसको तरीके से लिखिएगा सर। एचआरएम अगर डील करना हो सिर्फ एचआरएम का डिफिनेशन, तो उसमें एक डायग्राम जो बना दिएगा सर, जो कंट्रोल करने का काम करता है अपने सारे एम्प्लॉय को। ये सारा हो गया एम्प्लॉय, ये सारे क्या हो गया, और ये हो गया एचआरएम, जिसके हाथ में कंट्री में होता है, जिसके पास कमांड है, जैसे पावर है कि अपने एम्प्लॉय को कैसे वो कंट्रोल कर सके। अगर ये एम्प्लॉय पे कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक फर्म ग्रोथ कर पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, सबको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारा एचआर में नहीं, हमारे पास स्किल्स ना, कि अपने स्किल को हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके बीच। यदि हम अपने स्किल को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप सीख रहे हैं, अच्छे से नॉलेजेबल प्राप्त कर रहे हैं, और उसको सही जगह आप यूटिलाइज करेंगे। या
तो इसमें फंक्शन जो होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। ये सब जानते हैं कि मैनेजमेंट इज ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, या कह सकते हैं हमारा कि प्लानिंग वर्ड इज ए फर्स्ट फंक्शन ऑफ एचआरएम। एचआरएम का पहला कार्य क्या होता है? प्लानिंग। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले जो आप योजना बनाते हैं, जो आप प्लान रखते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कब, कैसे, कहां, किस प्रकार उस कार्य को कंप्लीट किया जाए ताकि हमारा वर्क ऑटोमेटिक ग्रो कर सके। क्योंकि मेन टारगेट होता है ग्रो करना। मेन टारगेट होता है कि अपने बिजनेस को किस प्रकार ग्रो करें ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर सके। उसके लिए आप क्या कीजिए, योजना बनाएंगे। इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग वर्ड इज ए कोरिलेटेड टू मिरर। यह एक आईना है, यह एक दर्पण है। क्योंकि जब किसी कार्य को अपने स्किल के आधार पे, बेस्ट नॉलेज के आधार पे, बेस्ट स्किल के आधार पे आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको साक्षात उसका दर्शन होता है कि आप वर्क किस प्रकार कर पा रहे हैं। यदि एक कारीगर अपनी नॉलेज के आधार पे काम को अच्छा से करेगा तो उसको ये पता है कि हमारा कार्य जो होता है अच्छा हो रहा है, तो हमको ग्रोथनेस जरूर मिलेगा, हमको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। जब तक वो अपनी एफिशिएंसी को सही जगह प्रेजेंट नहीं करेगा, जब तक वो बिना योजना का कार्य को कंप्लीट नहीं करेगा, तब तो उसका वर्क डेवलप। इसलिए कार्य की शुरुआत हमारा प्लानिंग से होता है, अंत भी प्लानिंग से होता है। मतलब प्लानिंग ओपनिंग भी है, प्लानिंग हमारा क्या है? बिना प्रारंभ का, बिना हमारा योजना का कार्य की शुरुआत नहीं बढ़ती। ये हमारा है पहला फंक्शन। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज सेकंड फंक्शन ऑफ एचआरएम। एचआरएम के अंतर्गत जब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो योजना के बाद, नियोजन के बाद, ये दूसरा प्रारूप है। नियोजन के बाद दूसरा प्रारूप क्यों है? क्योंकि किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के एम्प्लॉय वर्कर होते हैं जो अलग अलग धर्म, जाति, भेदभाव, अलग अलग सिटी से आते हैं, अलग अलग धर्म जाति के होते हैं। उनमें एकरूपता लाने के लिए, उनमें कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, जब तक उनमें संगठन नहीं हो, जब तक उनमें एक समूह नहीं हो, जब तक उनमें एक योग्यता नहीं हो कि हम आपस में काम करें, तब तक हमारा फर्म ग्रोथ, आप योजना चाहे जैसा बना लें, जब तक उनमें मेल प्राप्त नहीं हो, जब तक उनमें कोऑर्डिनेशन की क्षमता नहीं होगी, तब तक हमारा वर्क किसी भी किस्म का डेवलप। अब प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? सेम वही ऑब्जेक्ट होगा जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, सेम वही ऑब्जेक्ट होगा जो एचआरएम का ऑब्जेक्ट है, सेम वही वर्ड है, बस कंटेंट हमको उस टॉपिक से रिलेटेड देना है। तीसरा हमारा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? यह एचआरएम का तीसरा फंक्शन होता है। स्टाफिंग होता है क्या सर? स्टाफिंग होता है कि पद के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करना, पोस्ट के अनुसार एम्प्लॉय को हायर करना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग। क्या कहलाता है सर? तो ये भी एक नियोजन की तरह होता है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट खाली है, तब तक आप स्टाफिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो नियोजन के बाद हमारा था संगठन के बाद आता है हमारा स्टाफिंग, जिसको हम कहते हैं नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण भी योजना के आधार पर किया जाता है कि हमारे विभाग में कौन कौन डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट खाली किए हैं और वहां पे किस योग्यता के अनुसार किस योग्य कर्मचारी को रखा जाए ताकि हमारा वर्क जो होता है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। क्योंकि यदि ये वर्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा एचआरएम जो है वो बेकार है, उसका कोई वर्क नहीं है। क्योंकि उस वर्क को अच्छे से करने के लिए आप जब तक अपने एम्प्लॉय को अच्छी एम्प्लॉय को नियुक्त नहीं करते तब तक आपका कार्य ग्रो नहीं कर। अगर मान लीजिए आप नॉलेजेबल स्टाफ को रख लेते हैं और उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो आपको उसके लिए डायरेक्शन के आधार पर उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आपको जो कार्य दिया गया है उस वर्क को आप कैसे कंप्लीट करें ताकि हमारा फर्म ऑटोमेटिक ग्रो कर सके। बिना स्टाफिंग का नहीं होगा। स्टाफिंग होगा तभी आप डायरेक्शन दे पाएंगे। बिना स्टाफिंग का डायरेक्शन होता है मार्गदर्शक, एक दिशा देने का काम करता है कि वर्क को कैसे कंप्लीट किया जाए। प्लानिंग हो गया चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन हो गया ग्रुप, स्टाफिंग हो गया कार्य सौंपना, और हमारा निर्देशन होता है वे बताना, रास्ता बताना है कि किस कैसे वर्क को कंप्लीट करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है हमारा कंट्रोलिंग। क्या होता है सर? ये सभी कार्यों में से, सभी फंक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि यदि कंट्रोलिंग नहीं होगा तो चारों फंक्शन बेकार है। चारों फंक्शन बेकार है। यदि आप योजना बनाते हैं, यदि आप प्लान तैयार करते हैं और उसमें भी कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपका सही योजना नहीं बनेगा। क्योंकि कहा जाता है अनुशासन ही सब कुछ होता है। बिना अनुशासन का आप योजना नहीं बना सकते हैं, बिना अनुशासन का आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिना अनुशासन का आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, बिना अनुशासन का डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो सबसे मेन टारगेट जो होता है हमारा क्या होता है? वो होता है डिसिप्लिन, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग क्या करता है? हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद
का एक बहुत बड़ा यंत्र होता है, टेक्नोलॉजी होता है, एक प्रकार कहते हैं कि इसको कहा गया इस प्रकार का यंत्र होता है जो सही प्रकार को कार्य करने के लिए एक प्रारूप बताता है, एक दिशा बताता है कि कार्य कैसे कंप्लीट करना है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो किसी प्रकार से कोई वर्क में ग्रोथनेस नहीं होगा। एचआरएम के तहत एक प्रश्न आया कि सर ये ऑपरेटिंग फंक्शन होता क्या है? ऑपरेटिंग फंक्शन होता है परिचालन क्रिया। ऑपरेट मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। जब किसी कार्य की शुरुआत आप करते हैं, जब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, कहने मतलब जब आप नियोजन करते हैं, है ना, जब आप प्लानिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है हमारा, आप ऑपरेटिंग, उसके पहले आप क्या करते हैं कि उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे शुरुआत किया जाए, उसके लिए एक स्टेप बनाते हैं कि उसका शुरुआत कहां से करें, किस प्रकार करें, ताकि हमारा जो होता है प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। बिना ऑपरेटिंग का, बिना कहते हैं ऑपरेटिंग, ओपनिंग है पार्ट, ओपनिंग पार्ट कहलाता है। बिना ऑपरेटिंग का आप कोई कार्य की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज होता है इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग। इसका संबंध किससे है सर? नियोजन से। मतलब कहने का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को आप जब तैयार करते हैं या तैयार करने वाले होते हैं तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्वालिटी किस प्रकार होना चाहिए। क्या बिना क्वालिटी बिना क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट को तैयार, साथ ही साथ ये भी पता करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का उस इन्वायरमेंट में कितना डिमांड है, क्योंकि उसी बेसिस पे, उसी क्वांटिटी के आधार पे आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी करता है। मार्केट के डिमांड के अनुसार यदि मैक्सिमम आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपका मार्केट में सप्लाई उतना नहीं पाता है, क्योंकि डिमांड के अनुसार ही सप्लाई करते हैं। तो डिमांड के अनुसार सप्लाई करते हैं तो उतना प्रोडक्शन करने के लिए आप पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं कि कितना उसको हम ऑपरेटिंग करें, कितना हम उसको तैयार करें ताकि ऑटोमेटिक मार्केट में सप्लाई हो जाए। जैसे बाजार में हमको कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाजार में क्वांटिटी बेसिस पे उतना माल लाते हैं ताकि बाजार में मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। अगर मान लीजिए मैक्सिमम क्वांटिटी में लाते हैं और नहीं बिकता है तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है। बाजार के अनुसार ही आप अपने एक्टिविटी को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, मानव संसाधन नीतियां। आप सब जानते हैं बिना रूल एंड रेगुलेशन के, बिना नियम और कानून के किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, किसी भी विभाग में किसी भी क्रिया को करने से पहले जब तक आप नियम और कानून का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक आपका वो डिपार्टमेंट, वो सेक्टर डेवलप नहीं कर पाता है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसी प्रकार हमको इसमें पढ़ना है सर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पॉलिसीज। पॉलिसी मतलब नीति मतलब होता है एक नियम, एक कानून जिसके आधार पे एक एचआरएम द्वारा अपने वर्क को कंप्लीट किया जाता है। उस ह्यूमन पर्सन द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा उस पॉलिसी के आधार पे, उस नीति के आधार पे अपनी योजना को सही रूप से तैयार कर पाता है ताकि उसका बिजनेस ग्रो कर सके। तो कुछ पॉलिसीज है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला पॉलिसी आता है हमारा प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी मतलब होता है अधिप्राप्ति नीतियां। प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी अधिप्राप्ति मतलब होता है, आप सब जानते हैं किसी भी फर्म का डेवलपमेंट डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे। किसी भी फर्म का डेवलपमेंट डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे। यदि आपके पास नॉलेजेबल एम्प्लॉय है तो ऑटोमेटिक आपका फर्म ग्रोथ कर पा रहा है, और यदि आपके पास नॉलेजेबल एम्प्लॉय नहीं है, जानकार कर्मचारी नहीं है, तो आपका फर्म ग्रोथ। तो भाई इस पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि जब किसी बिजनेस को आप स्टार्टअप करते हैं या जब कोई मैनेजमेंट वर्क करते हैं तो उस मैनेजमेंट को सही से सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कुछ ऐसे वर्कर को अपने हायर करें, कुछ ऐसे एम्प्लॉय को नियुक्त करें जो पूर्ण रूप से वे अपने कार्य में सक्षम हो, जिनमें यह ज्ञान हो कि उस कार्य को कैसे कंप्लीट करना है कम समय में, ताकि टाइम सेविंग भी होगा, समय की बचत होगी, कम खर्च भी होगा, उनको अलग से ट्रेनिंग देना नहीं पड़ेगा।
अभी जितने भी सेक्टर में, अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी एम्प्लॉय को हायर होता है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखा जाता है कि कितना साल वह काम कर चुका है, देखा ना, कितना एक्सपीरियंस उसको है। यदि एक्सपीरियंस है तो ट्रेनिंग करने से बच जाएंगे हम। तो ये भी पॉलिसी है, ये भी पॉलिसी है कि आप उन कर्मचारियों को रखें जो पहले से नॉलेजेबल है। सेकंड पॉइंट बनता है हमारा डेवलपमेंट पॉलिसी, विकास नीतियां। डेवलपमेंट नाम से स्पष्ट है, विकास नीति। भाई आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस क्या ये माइंड मेकअप तो नहीं करता है कि भाई मेरा बिजनेस जो चल रहा है वो चलते रहे, नहीं। आपका बिजनेस कहता है, आपका मोनोपोली कहता है कि हमारा बिजनेस का ब्रांचेस खुले, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक डेवलप करे। तो डेवलप करने के लिए क्या करेंगे आप, डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएंगे जिसके आधार पे जिस प्रोडक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उन क्षेत्रों में, उस रूरल एरिया में, उस ग्रामीण क्षेत्र में जाके सेलों पर पहुंच सके जहां लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप ब्रांचेस खोलेंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र में उसका वर्क करेंगे जहां लोगों को इस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, उसके लिए कंसाइनमेंट काम करेंगे, प्रेषण नीतियां लागू करेंगे, मतलब बिना रूल रेगुलेशन का अपने फर्म का डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट हमारा है इंटीग्रेशन पॉलिसीज, एकीकरण नीतियां। एकीकरण नीतियां मतलब होता है, जैसा कि हम लोग बैठे थे कॉर्पोरेट में, एकीकरण मतलब होता है कि जब बहुत सारे कंपनी आपस में एकजुट होकर काम करते हैं तो ऑटोमेटिक फर्म ग्रोथ कर पाता है। क्योंकि कुछ कंपनियां जो लिक्विडेशन के कैटेगरी में आते हैं, बंद करने के कगार में आ रहे हैं, उन कंपनियों द्वारा मिलकर एकीकरण होकर, एमलगेट होकर जब वो काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस पॉलिसी भी रन कर पाता है। क्या अगला हमारा पॉइंट है मेंटेनेंस पॉलिसीज, संसाधन नीतियां। भाई मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्स आपको मिला ना उसको सही से यूटिलाइज कर सके ताकि हमारा फर्म ऑटोमेटिक ग्रो कर सके। अगला हमारा पॉइंट है कंपोजिशन पॉलिसी, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति नीतियां। भाई कंपोजिशन पॉलिसीज क्या होता है, जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उसको ये बताते हैं कि यदि प्रोडक्ट में कुछ खराबी हो जाए तो उसको हम एक्सचेंज कर देंगे, उसका रिपेयर हम करवा देंगे, तो उसके लिए आप वारंटी गारंटी सर्विसेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आप बिजनेस रन कर पाता है। क्या जब तक उसको आप वारंटी या गारंटी स्कीम नहीं देंगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। आप जान रहे हैं हमारा प्रोडक्ट सेल है, लेकिन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको उसके बारे में आप बताएंगे, उसको वारंटी और गारंटी की सर्विसेज आप देंगे कुछ समय के लिए, जिससे वो कस्टमर खुश होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज। क्योंकि पॉलिसी बनाने का ही मकसद है, नीति बनाने का एक ही मकसद है, डेवलपमेंट ऑफ फर्म, अपने फर्म को। क्या यदि हमको नियम कानून बनाते हैं, यदि परिवार में परिवार की खुशहाली के लिए परिवार के मुखिया द्वारा यदि नियम कानून बनाया जाता है तो क्यों सभी अच्छे से रह सके। क्या उसी प्रकार क्या होता है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे नियम नीति बनाए जाते हैं जिससे हमारा फर्म ऑटोमेटिक ग्रो कर सके। अब इसका उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा, फिर हमारे क्या कहते हैं वर्कर को अपने कार्य के अनुसार रेम्युनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, मोटिवेशन पावर मिलेगा, एफिशिएंसी ग्रोथ करेगा। जैसा कि हम लोग का अगला क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है, ये सारा वांटेड है, ये भी वांटेड है सर। भाई जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। तो कार्य होता है जिसको एक प्रबंधकर्ता द्वारा किया जाता है, कार्य होता है जिसको प्रबंधकर्ता द्वारा अपनी योग्यता के आधार पे किया जाता है, और विश्लेषण मतलब होता है कि जब प्रबंधकर्ता उस कार्य को करता है तो जांच पड़ताल करता है कि हम जिस वर्क को कर रहे हैं वह वर्क कैसा हुआ है। क्या एनालाइज मतलब क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मम्मी बोली बेटा ये काम कर दो, अगर काम अच्छा कर पाते हैं तो मम्मी शाबाशी देगी, हाँ काम बहुत अच्छा हुआ, मतलब एनालाइज बढ़िया हुआ है। और काम अच्छा नहीं करते हैं तो मम्मी दोबारा आपको काम नहीं देगी। वही बात हुआ सर। क्या काम आप अच्छा कर पाते हैं तो आपका प्रमोशन होता है, काम अच्छा होगा एनालाइज होगा, प्रमोशन होगा। काम अच्छा नहीं होगा आप प्रमोशन। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे इंप्लॉय होते हैं, अभी आपको पता होगा कि
फोर व्हीलर गाड़ी जो है उसका जन्मदाता था फोर्ड कंपनी, जैसे मारुति कंपनी सर, तो फोर्ड कंपनी जो है 4 पहिया वाहन का निर्माता है, वो है ना, वो कंपनी बंद हो चुका 1 साल पहले। बंद करने में सबसे बड़ा योगदान था उसके एम्प्लॉइज का। क्यों? क्योंकि जिन एम्प्लॉय को, जिन कर्मचारियों द्वारा फर्म का ग्रोथ हो पाता, विकास हो पाता, उनमें से कुछ ऐसे कैटेगरी के एम्प्लॉय थे जो काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। ब्रांचेस तो खुल गया था, लेकिन अपने नॉलेज के आधार पे सही से काम वो नहीं कर पाते थे। तो वो जितना योगदान देंगे फर्म में, ऑटोमेटिक उनका प्रमोशन होगा। अगर वो काम अच्छा नहीं दिए, जिसका वो कंपनी क्या हो गया, लोन में आ गया, लाइबिलिटीज का बढ़ गया, जिसका वो कंपनी क्या कर बंद कर दिया। तो किसी भी कर्मचारी को यदि नॉलेज होता है, यदि आप में नॉलेज है, वो ज्ञान है, तो आप अपने टैलेंट का सही जगह यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, ताकि आपको प्रमोशन मिलेगा। यदि अपने नॉलेज को आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, सही जगह यूज नहीं करते हैं, तो आपको चाह के भी आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को दिखाना। बहुत लोग वर्कर ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता होता है, नॉलेज होता है, लेकिन क्या होते हैं, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर नहीं पाते या प्रेजेंट नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते हैं। तो ये मत सोचिए कि उनका प्रमोशन होगा सर, उनका डिमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? एक समय ऐसा आएगा जिनको कोई कंपनी काम नहीं देगी। तो यदि आप में नॉलेज है, यदि आप में ज्ञान है, तो उसको आप प्रेजेंट कीजिए ताकि आपका ग्रोथनेस हो सके। बहुत सारे व्यक्ति में बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उसको स्थान चाहिए, वो जगह चाहिए कहां अपने आप को प्रेजेंट कर सके। वो प्रेजेंट करते हैं ताकि उनको बढ़ावा मिले। अभी नेटवर्किंग का माध्यम यूट्यूबर है, देख रहे हैं, गांव का एक बंदा, लोग जिसको कुछ समझते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, आज वो अपनी एफिशिएंसी के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है कि मैं कौन हूं। क्या क्या वो एनालाइज देता है ना भाई। तो जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप सही जगह प्रेजेंट कीजिए ताकि आपका प्रमोशन हो सके। यदि आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो प्रमोशन होगा, और प्रेजेंट नहीं करते तो डिमोशन होगा। तो वही कहा गया है जॉब एनालिसिस में, कार्य विश्लेषण में, कि किसी भी कार्य को करने के लिए, जब उस कार्य को हम करते हैं, जब उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो एनालाइज करते हैं कि वह कार्य मेरा कैसा हुआ, या उस कार्य को ग्रो करने के लिए हम कितना रिक्वायरमेंट करें। जो अगला स्टेप है, इसके बाद का स्टेप है, सबसे पहला स्टेप ये एनालाइज करते हैं कि उस प्रोडक्ट को कितना अच्छा बनाए ताकि हमारा फर्म ग्रो कर सके। बिना एनालिसिस का, बिना विश्लेषण का आप फर्म को ग्रोथ नहीं कर। तो एनालाइज ही बताएगा कि आप फर्म में कितने वर्कर को रख सकते हैं, कितना रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। बिना रिक्वायरमेंट के आधार पे आप फर्म को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जैसा बता रहे थे कार्य विश्लेषण, तो जॉब एनालिसिस होता है कि किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप विश्लेषण करते हैं कि वह कार्य कैसा हुआ है। उस कार्य के ग्रोथ के लिए अगला काम करते हैं रिक्वायरमेंट, कहते सर। लेकिन जॉब एनालिसिस में आपका कुछ पॉइंट है जिसको बोला गया है पर्पस एंड यूज ऑफ जॉब एनालिसिस, मतलब हो रहा है कार्य विश्लेषण का उद्देश्य, उपयोग। इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य और क्या उपयोग है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग, संगठन तथा श्रम शक्ति का आयोजन। इसका मतलब होता है कि जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं, जब आप कार्य विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहला काम संगठन करते हैं। क्या करते हैं सर? और संगठन करने के बाद जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, उनके बीच क्या करते हैं, उनके नॉलेज के अनुसार उनको कार्य सौंप देने का काम करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि भाई हमारा एक ग्रुप होना चाहिए, हमारा एक कैटेगरी होना चाहिए एम्प्लॉय का, ताकि उनके बीच कार्य अच्छा हो सके, और उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी नॉलेज के अनुसार, उनके स्किल के अनुसार उनको कार्य सौंप देने का कार्य किया जाता है, ताकि जैसे ही कार्य हम सौंपेंगे हमारा ऑटोमेटिक एनालिसिस क्या होगा, ग्रो करने का काम करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति उस कार्य को अपनी मैन पावर के अनुसार काम करेगा। अगला पॉइंट बोला है रिक्वायरमेंट सिलेक्शन। इसका उपयोग क्या गया सर? डिपार्टमेंट में जितने भी पोस्ट, जो डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट खाली है, वैकेंट है, उसका भी एनालाइज पता चलता है किससे? जॉब एनालिसिस से। ताकि रिक्वायरमेंट के आधार पे आप चयन करने का काम करेंगे। सबसे पहले आपका एनालिसिस होता है,
एनालिसिस करने के बाद रिक्वायरमेंट करते हैं, पता लगाते हैं, और रिक्वायरमेंट करने के बाद आप पोस्टिंग देते हैं, चयन करते हैं। क्या बिना एनालिसिस का आपको ये भी पता नहीं चले कौन डिपार्टमेंट कितना पोस्ट खाली है, कौन सा प्रोडक्ट कितना डिमांड है। मतलब कह सकते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट के डिमांड को जानने के लिए आप एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं कि बाजार में किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, ताकि उसी प्रोडक्ट को एम्प्लॉय के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा ऑर्गेनाइज होकर बनाने का काम। अगला हमारा बोला वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वेतन मजदूरी प्रशासन। इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप रिक्वायरमेंट के आधार पर सिलेक्शन करते हैं तो हर एम्प्लॉय का सैलरी जो होता है उनकी लिबर्टी के अनुसार होना चाहिए, उनके पद के अनुसार होना चाहिए, सबको इक्वल मिलेगा तो काम ग्रो। हर वर्कर को उसके पद के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन देने का काम किया जाता है। यदि उन कर्मचारियों द्वारा काम को और भी ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है तो उनको बोनस मिलता है ना सर। उससे ऑटोमेटिक क्या होता है, मजदूर क्या करता है, उस काम को और अच्छे से कंप्लीट करने का काम किसके आधार पे? बिना एनालिसिस के आधार पे होता नहीं है। अगला पॉइंट हमारा है जॉब इंजीनियरिंग, कार्य की पुनर्रचना। जब हमारा ऑटोमेटिक फर्म ग्रोथ कर पाएगा तो हम क्या करेंगे उसका री इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब कहने मतलब पुनर्रचना। जब प्रोडक्ट तैयार करें तो उसमें रीचेंजिंग के लिए उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मतलब कह सकते हैं उसमें बदलाव लाएंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, जब घड़ी पड़ रहा था तो नॉर्मल पैकिंग आता था, दाम भी नॉर्मल रहता था। आज इतना डिमांडेड हो गया, उसका पैकिंग लेवल सब चेंज हो गया है। क्या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बाजार में हैं जो काफी डिमांडेड है, उनमें क्या हो गया है कि उसमें लेबलिंग जो है, मतलब उसका पैकेजिंग जो है वो चेंज हो गया है। एग्जांपल मैगी देखिए सर, एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें बदलाव के लिए क्या किया रहा है, उसमें एनालाइज किया जा रहा है कि किस प्रकार कस्टमर को मोटिवेट करने का काम किया जाए। अगला पॉइंट बोला हमारा एम्प्लॉय ट्रेनिंग मैनेजमेंट, कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास। कर्मचारी प्रशिक्षण विकास में क्या होता है कि ये भी एनालाइज का एक पार्ट होता है कि जिस वर्कर को काम सौंपा गया है, जिस एम्प्लॉय को काम करने का दायित्व सौंपा गया है, यदि वह वर्कर उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ऑटोमेटिक मेरा काम अच्छे से कंप्लीट हो कर सके। क्योंकि यदि ट्रेनिंग देते हैं तो वह कार्य को और अच्छे से कंप्लीट करने का काम करता है। किसके आधार पे? जॉब एनालिसिस। बिना विश्लेषण पे हमारा कोई भी एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एनालाइज में पता चलता है किसको कितना नॉलेज है, कितना नहीं है। जिसको ज्यादा नॉलेज है उसको उसके काम को सारा काम मिलता है ताकि उसका प्रमोशन हो। हर फर्म चाहता है कि हमारा फर्म डेवलप करे, और हर एम्प्लॉय भी चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो। क्या हो? तो ये दोनों काम तब होगा जब एनालाइज होगा। बिना एनालाइज करना तो फर्म का ग्रोथ होगा, ना तो हमारा एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा। बिना दोनों का हमारा कोई काम नहीं हो पाता है। जॉब एनालिसिस से फर्म का डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉय का भी क्या होगा, प्रमोशन होगा। दोनों काम होगा सर, बिना एनालाइज का कुछ नहीं होता है। क्या जब आपको कोई वर्क दिया जाता है और उस वर्क करते हैं तो एनालाइज करते हैं मेरा काम कैसा होगा, तब उसको आगे करने का अच्छा काम आप सोचते हैं, तब उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई और इसमें क्या क्या चेंजिंग किया जाए जिससे हमारा फर्म ग्रो या हमारा वर्क और चीज कंप्लीट हो सके। अगला पॉइंट हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब होता है मेजरमेंट करना, निष्पादन मतलब होता है कि पूर्ण रूप से आप मेजरमेंट करते हैं कि हमारा वर्क कैसा हुआ है। अगला पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें क्या होता है कि एचआरएम के अंदर जितने भी मैनेजर, जितने भी वर्कर होते हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, उनमें पॉलिसीज इश्यू किया जाता है, हेल्थ स्कीम दिया जाता है, ताकि वर्कर क्या है उस काम को अच्छे से। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो माइंस में काम करते हैं, कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे हार्ड एरिया, मतलब कुछ डिफिकल्ट एरिया में काम करते हैं जहां पे डर होता है, तो वहां पे उनको जब तक हेल्थ सेफ्टी नहीं देंगे तो वो काम को अच्छे से। हर एम्प्लॉय चाहता है कि भाई सैलरी तो मिल रहा है, साथ ही साथ हमारी सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि माइंस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको कुछ सर्विसेज दिया जाता है, अलग से उनको किट दिया जाता है कि आप वहां सेफ रह सके। क्या अगला पॉइंट ये है, अगला बहुत सारे पॉइंट कर सकते हैं आप। मतलब एनालाइज के अंतर्गत फर्म आपका ग्रोथ कर पाता है, बिना एनालिसिस का फर्म ग्रोथ। मतलब एनालाइज ही एक ऐसा सिस्टम है, विश्लेषण ही एक ऐसा ढांचा है जिससे आपका फर्म जो होता है ऑटोमेटिक ग्रो कर पाता है। अब एनालाइज करने के बाद अगला पॉइंट हमारा है रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट मतलब होता है भर्ती। क्या होता है सर? नाम से स्पष्ट है। भर्ती मतलब क्या होता है? भर्ती मतलब होता है कि पद के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करना। पद के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करना भर्ती कहलाता है। तो उसके लिए जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक ये पता नहीं लगाएंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट खाली है, क्या जब तक ये एनालाइज नहीं करेंगे कि बाजार का क्या डिमांड है, जब तक ये पता नहीं लगाएंगे कि बाजार में जितने प्रकार के पर्सन के लोग हैं, ह्यूमन पर्सन लोग हैं, जिससे समाज का विकास हो पाता है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या डिमांड है, तो उन एनालिसिस करने के बाद हम ये पता करते हैं कि किस पोस्ट को बनाया जाए। अब बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंप्लॉय उस कैटेगरी के उनका चुनाव करेंगे। अब इंप्लॉय को चुनाव करने के लिए क्या करेंगे? हम भर्ती करने का काम करेंगे। मतलब हम रिक्वायरमेंट करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में इतना पोस्ट खाली है, इतना वैकेंसी खाली है, जिनको हम उनकी नॉलेज के अनुसार उनको काम दें ताकि हमारा फर्म ग्रो कर सके। क्योंकि एक ही टारगेट है, डेवलपमेंट ऑफ फर्म। सभी का एक ही टारगेट है, डेवलपमेंट ऑफ फर्म। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो इसके लिए 3 हमारे फंक्शन। पहला हमारा है रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल, फिर हमारे सिलेक्शन ऑफ पर्सनल और प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल। मतलब बन रहा है कि ये तीनों कैटेगरी के आधार पे कर्मचारियों का भर्ती करना, कर्मचारियों का चयन करना और कर्मचारियों पर नियुक्त करना। तीनों है सर। कर्मचारियों को भर्ती करना, भर्ती मतलब होता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं देना। भर्ती मतलब होता है कि उनको सिलेक्ट करना कि भाई इतने वर्कर को हम एग्जामिनेशन लेते हैं ताकि उनमें से हम कुछ ऐसे इंप्लॉय को सिलेक्ट करें जो काम को अच्छे से कर सके। अगला पॉइंट है कर्मचारियों को चयन करना। अब उसमें से हम क्या एक प्रोसेस के आधार पे चुनेंगे कि कौन ज्यादा नॉलेजेबल है, कौन उस कार्य को जल्दी करते हैं, कौन उस कार्य को समय बचा करते हैं, कौन एम्प्लॉय से कम खर्च में प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें से चयन करेंगे और चयन करने के बाद उनको उनके पद के अनुसार उनको कार्य सौंप देने का काम करते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। कुछ एलिमेंट्स है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट। भर्ती को प्रभावित करने के बहुत सारे घटक है जो रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। पहले पॉइंट हमारा है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का आकार। यदि आपका बिजनेस का साइज टॉप लेवल का रहेगा, यदि मिडिल कैटेगरी है, लो कैटेगरी रहेगा, तो डिपेंड करता है कि भाई बिजनेस का साइज कैसा है, कितने प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए या कितने हमको वर्कर चाहिए ताकि हमारे फर्म का डेवलपमेंट हो सके। क्या अब आपका बिजनेस का आकार छोटा है और वहां पे जितना लेबर चाहिए उससे आप मैक्सिमम लगा देंगे, डबल लगा देंगे, तो बिजनेस तो लॉस होगा ही। जहां 10 चाहिए आप वहां 50 लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस आपका डाउन हो जाएगा। 10 चाहिए तो 10 ही लगाएंगे, 15 चाहिए तो मतलब साइज के अनुसार ही रिक्वायरमेंट करेंगे। उससे ज्यादा डिपार्टमेंट डालेंगे तो हमारा वर्क ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट बोला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग, बोला है आंतरिक कर्मचारियों की नीति, मतलब रूल एंड पॉलिसी। मतलब जितने भी वर्कर के द्वारा काम संपन्न किया जाता है, जो वर्कर उस फर्म के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, उन वर्कर के बीच उनके उनके कार्य के अनुसार उनको नीति देते हैं, उनका पॉलिसी रहता है, उनमें कुछ नियम कानून पास करते हैं कि आप इस नियम नीति के तहत इस रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर काम करेंगे। यदि आप इस पॉलिसी के तहत काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होगा, फर्म का डेवलपमेंट भी होगा और आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा सर। क्या बिना उसका कोई काम? अगला पॉइंट हमारा बोला है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट। सबसे मेन पॉइंट है सर, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो जिस प्लेस में अपने फर्म को आप स्टेब्लिश किए हैं, जिस स्थान में अपने फर्म को आप खोले हैं, सबसे पहला आपका ये होता है कि उस स्थान के लोगों को पहले आप ये प्रपोजल दें कि भाई आप हमारे फर्म काम करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि उस एरिया के लोगों को यदि आप प्रपोजल देते हैं काम करने के लिए तो ऑटोमेटिक वो काम को अच्छे से करेंगे। यदि मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में, हजारीबाग में क्षेत्र में, मान लीजिए मासीपुरी एरिया में यदि आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, अब बाहर के मजदूर को लगा रहे हैं, तो आप वहां क्या होता है बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यू हो जाएंगे। क्या सबसे पहले वहीं के लोग को ये देंगे कि भाई हम अपने आपके एरिया में सर ब्रांचेस खोल रहे हैं या कंपनी खोल रहे हैं, तो आप में कितने ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है जो हमारे फर्म में काम करना चाहते हैं। क्योंकि ये आपका सबसे पहले ये होता है कि उस क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं उनको कार्य देंगे तो ऑटोमेटिक फर्म क्या होगा, बाहर के लोग को देंगे तो आप बहुत सारे इश्यू होंगे। सेकेंडरी मैटर करता है बाहर इश्यू, लेकिन पहला प्रश्न होता है कि उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको ये प्रोवाइड दे, उनको पहले ये परमिशन दे कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगला पॉइंट बोला हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन।
श्रम संघों का अभाव। श्रम संघों मतलब होता है यूनियन लेवल, जो भी वर्कर होते हैं उनके बीच एक यूनियन होता है जो क्या करता है, सभी यूनियन को कंट्रोल करने का काम करता है। वो ये भी पता लगाता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो कितना काम कर रहा है या कितना काम नहीं करे, क्योंकि मैनेजमेंट करता है, वो बार बार चेकआउट नहीं करता है, उसके लिए एक यूनियन कमेटी बनाता है और यूनियन कमेटी में उस वर्कर को दायित्व दिया जाता है कि आप एनालाइज कीजिए कि कौन कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला हमारा बोला है गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन। सरकारी नीति, गवर्नमेंट का जो भी रूल एंड पॉलिसी है उसको पालन किया जाता है। अगला पॉइंट है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल प्रोडक्शन मतलब होता है कि उत्पादन का स्तर कैसा होना चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका लेवल कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लो कैटेगरी होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मिडिल कैटेगरी होते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि बाजार के डिमांड के अनुसार उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं क्या। यदि उस प्रोडक्ट का डिमांड है ब्रांडेड तो ब्रांडेड बनाते हैं, यदि लो कैटेगरी है तो लो कैटेगरी। तो बिना आपका रिक्वायरमेंट का ये काम सक्सेस नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट का मेन टारगेट क्या है सर? रिक्वायरमेंट का मेन टारगेट है कि जो भी पोस्ट है, जो भी वैकेंसी हमारे पास खाली है, वो पता लगाना कि कितना पद खाली है, ताकि उसी पद के अनुसार कर्मचारियों को कार्य सौंप देने का काम किया जाता है, ताकि ऑटोमेटिक फर्म ग्रोथ करेगा। क्योंकि पद के अनुसार कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो फर्म का ऑटोमेटिक क्या होगा, डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट तभी, इसका डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वही बिजनेस का ऑब्जेक्ट है क्या, बिना इसका आपका काम संभव नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट हुआ।